Hello everyone. Now we are moving on to a new topic. The topic is foreign exchange rate. हम लोग डिसाइड करे थे कि हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स कंटिन्यू करेंगे, बट क्योंकि कुछ स्कूल्स में अभी फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टार्ट हो गया है, तो मैं आज से आप लोग का फॉरेन एक्सचेंज रेट का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ. वी आर अगेन मूविंग ऑन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हर पर्सपेक्टिव से आप देखो तो, क्योंकि बचपन से ही आप लोग जानते हुए आ रहे हो कि फॉरेन जो कंट्री होती है उनमें इंडियन रुपी नहीं चलता है. हमारे जैसे देश में रुपया चलता है तो विदेशों में रुपया नहीं चलता है. हाँ, कुछ मुल्क हैं जहाँ पे रुपया चलता है मगर उन देशों का रुपया चलता है, जैसे पाकिस्तानी रुपीज़, श्रीलंकन रुपीज़ और नेपाली रुपया. ये जगह में रुपीज़ का कुछ ढंग का मतलब रुपीज़ के तरह एक करेंसी चलती है, बट उनकी भी एक पर्सनल अपनी करेंसी है. तो ये जो करेंसीज़ हैं बेसिकली हर करेंसी ऐसा नहीं है. देखो, प्रॉब्लम नहीं होता अगर मैं बोलूं कि ये शर्ट का दाम 1000 रुपये है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो इसका दाम $1000 होगा, अमेरिका में जाओगे तो $1000 होगा, पाकिस्तान में जाओगे तो 1000 पाकिस्तानी रुपीज़ होगा, या सऊदी अरब जाओगे तो 1000 रियाल होगा. तब कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होती. हम कुछ भी खरीदना होता तो हमको पता है कि उसका यूनिट जो है वो 1000 है. मगर प्रॉब्लम क्या अराइज होती है? प्रॉब्लम ये अराइज होती है हर इकोनॉमी का, हर कंट्री का अपना एक विशेष करेंसी है, एक स्पेशल करेंसी है उनकी. वो जो स्पेशल करेंसी है उसका वैल्यूएशन कुछ अलग है. उसका जो वैल्यूएशन है, जैसे कि हमारे देश में आटा आप लेने जाओगे तो मान लो 30 रुपये किलो है. वही आटा अगर आप अमेरिका में लेने जाओगे, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं ये, तो वहाँ पे $2 का मिल जाएगा सेम आटा. तो ये जो है ये डिफरेंस आ जाता है कि एक करेंसी का वैल्यू कम है, एक करेंसी का वैल्यू ज़्यादा है. तो इनकी करेंसी का वैल्यू ज़्यादा हो, अपने देश में तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब आपस में इनका फॉरेन ट्रेड होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, तब दिक्कत होती है. क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, अब इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है, एक देश दूसरे देश के साथ ट्रांजैक्शन करता है, तो इन फॉरेन करेंसीज का रेट निकालना वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. वो रेट कैसे निकलता है वो आज के टॉपिक पे हम लोग सीखने जा रहे हैं. द टॉपिक इज फॉरेन एक्सचेंज रेट. क्या है सर फॉरेन एक्सचेंज रेट? सबसे पहले मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूं कि व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज किसे बोलते हैं हम लोग? फॉरेन एक्सचेंज हम लोग बोलते हैं करेंसीज ऑफ कंट्रीज अदर देन होम कंट्री. यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है करेंसीज ऑफ कंट्रीज अदर देन होम कंट्री. हमारे देश की होम कंट्री, हमारी होम कंट्री कौन सी है? इंडिया. तो हमारी कंट्री का करेंसी है इंडियन रुपी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, या उसका इंटरनेशनल जो उसका शॉर्ट फॉर्म है वो है INR. इंडियन रुपी के अलावा हर इंडियंस के लिए हर करेंसी, चाहे वो US डॉलर हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो, चाहे वो सऊदी अरब रियाल हो, चाहे वो कोई मिडिल ईस्ट कंट्री का दिनार हो, या कोई भी कंट्री येन हो, जो भी हो, सारी चीजें आपका हमारे लिए कहलाती हैं फॉरेन एक्सचेंज. व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज मींस द करेंसीज ऑफ कंट्रीज अदर देन द होम कंट्री. आपके देश के अलावा बाकी किसी भी देश की करेंसी को आप क्या बोलोगे? फॉरेन एक्सचेंज. गॉट इट? नाउ व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब है कि किस रेट में ये फॉरेन करेंसीज खरीदी जाएंगी. रेट एट विच फॉरेन एक्सचेंज आर बॉट एंड सोल्ड. जिस दाम में फॉरेन मुद्राएं खरीदी तथा बेची जाती हैं उस कीमत को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट. जिस फॉरेन करेंसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज, और जिस दाम में ये फॉरेन करेंसी खरीदी बेची जाए उसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट. तो ये दो हमारी चीजें हैं. अब बात हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि ये फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है. ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है, क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है जिससे ये डिटरमाइन होता है.
तो आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे ये आया था। मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड्स, जब करेंसीज नहीं थी, एक देश के बीच में दूसरे देश के बीच में करेंसीज नहीं होती थी, तो उस टाइम पे गोल्ड में एक्सचेंज होता था कि आप मुझे गोल्ड दोगे, मैं आपको सामान दूंगा। तो गोल्ड का तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, हर देश में गोल्ड एक ही चीज़ होती है, तो गोल्ड में एक्सचेंज होता था। लेकिन जब करेंसीज आना स्टार्ट हो गई, 19th सेंचुरी में करेंसीज आने लगी, तब जब है दिक्कत आनी शुरू हुई। पहले क्या हुआ, अब रेट डिसाइड करना है, कैसे रेट डिसाइड करेंगे, तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ रेट डिसाइड करने का तरीका कैसे शुरू हुआ था। हालांकि बहुत सारे एक्सचेंज रेट सिस्टम आए, बट दो एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है ये पूरी बुनियादी है। क्या है ये दो एक्सचेंज रेट सिस्टम? सबसे पहले जो आया लेट 19th सेंचुरी में आया, 1870 से 1914 तक, यानी वर्ल्ड वॉर 1 से पहले तक दुनिया में चलता था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड, ये गोल्ड स्टैंडर्ड क्या था? गोल्ड स्टैंडर्ड बहुत ही सरल सा सिस्टम था। इसका सिस्टम क्या है, देखो पहले तो गोल्ड में एक्सचेंज होता था। अब बोले भाई गोल्ड का कीमत आपके देश में कितना है, गोल्ड का कीमत मेरे देश में कितना है, उस कीमत के हिसाब से हम लोग आपस का एक्सचेंज रेट डिसाइड कर लेंगे। मतलब क्या है, इसका एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए हमारे इंडिया में 1 ग्राम गोल्ड का दाम है, 1 ग्राम गोल्ड का कीमत है, एग्जाम्पल मान रहे हैं हम लोग 1000 रुपया। कितना दाम है? 1000 रुपया। उसी तरीके से 1 ग्राम गोल्ड का दाम यूएसए में है, मान लीजिए 1 ग्राम गोल्ड का दाम है यूएसए में, मैं कर देता हूं उसको $200। कितना है दाम? $200। यहां पे 1000 रुपए और वहां पे $200। 1 ग्राम गोल्ड इंडिया में 1000 रुपए का, 1 ग्राम गोल्ड यूएस में $200 का। इसका मतलब यह है कि इंडिया का 1000 रुपया इज इक्वल टू यूएसए का $200, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ $1 इज ₹1000 डिवाइडेड बाय 200, दैट इज ₹5 इक्वल्स टू $1। इस वे में फॉरेन एक्सचेंज डिसाइड होता था। अब प्रॉब्लम ये आई अराइज, तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या आया? प्रॉब्लम ये आया कि 1 ग्राम गोल्ड का दाम इंडिया में और 1 ग्राम गोल्ड का दाम यूएसए में, ये कौन रखता था, कौन डिसाइड करता था? ये डिसाइड करती थी, ये फिक्स करा जाता था बाय द गवर्नमेंट। कौन फिक्स करता था इसको? गवर्नमेंट। इसे गवर्नमेंट फिक्स करती थी, इसलिए इस सिस्टम को बोला गया है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। समझ में आया? दिस सिस्टम इज कॉल्ड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बिकॉज द रेट्स आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। हालांकि ये सिस्टम यहीं पे एंड नहीं हुआ। सर आपने बताया 1914 तक गोल्ड स्टैंडर्ड चलता था, उसके बाद क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यानी 1944 के बाद आप लोगों को पता होगा अमेरिका सुपर पावर बन गया था। अमेरिका ने जब हिरोशिमा नागासाकी में बम फोड़ा था, एटम बम फोड़ा था, तो दुनिया का सबसे मजबूत मुल्क जो है वो यूएस बन के सामने आया था। तो यूएस ने क्या किया, एक नया सिस्टम चालू किया, शायद ये 78 तक चला था, ब्रेटन वुड सिस्टम। ब्रेटन वुड स्टैंडर्ड बोलते थे इसे, ब्रेटन वुड स्टैंडर्ड। क्या था ये ब्रेटन वुड स्टैंडर्ड? ब्रेटन वुड स्टैंडर्ड वाज सिमिलर टू द गोल्ड स्टैंडर्ड, बट द डिफरेंस वाज दैट कि यहां पे गोल्ड की जगह में डॉलर में मापा जाता था। हर मुद्राओं को डॉलर में देखा जाता था कि डॉलर में इसका वैल्यू कितना है, उस हिसाब से फिर एक्सचेंज रेट डिसाइड होता था। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोग को एग्जाम्पल समझाता हूं, तब आप लोग इसमें क्लियर हो जाओगे। 2 कंट्री में लेता हूं, पहली कंट्री है इंडिया और दूसरी कंट्री है इंग्लैंड। इंडिया की मुद्रा का नाम क्या है? रुपीस। इंग्लैंड पाउंड। यहां पे रुपी, यहां पे पाउंड। तो अब मान लो इंडियन रुपी, $1 का इंडियन रुपी में प्राइस है 50 रुपीज। कितना है? 50। और $1 इज इक्वल टू
pounds. That means rupees 50 is equal to 2 pounds. यानी कि 1 पाउंड का दाम कितना है इंडिया में? 25 रुपए. तो इस वे में प्राइजेस निकाले जाते थे ब्रेटन वुड सिस्टम में. अब आप एक बात आप मेरे को बताओ, देखो रुपीस, मान लो ये है $1 इज इक्वल टू रुपीस 50 और उसका दाम अब चेंज हो गया है तो $1 इज इक्वल टू रुपीस 60. ये केस हुआ है. पहले $1 50 में मिलता था, अब $1 कितने में मिल रहा है? 60 में मिल रहा है. सर ये कौन करेगा? ये गवर्नमेंट करती है. गवर्नमेंट अपनी करेंसी का वैल्यू दूसरे करेंसी से या गोल्ड से टर्म करती थी, उसके बेसिस में आपका देश का प्राइजेस चेंज होता था. तो ये अब मान लो पहले गवर्नमेंट बोलती थी कि $1 50 रुपए का है, अब हम बोल रहे हैं $1 60 रुपए का है. तो ये जो प्रोसेस है इसमें कौन सा करेंसी मजबूत हो रहा है और कौन सा करेंसी वीक हो रहा है? बताओ. डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपीस वीक हो रहा है. यानी कि जहां पे पहले आपको 50 रुपए में ही $1 मिल जाता था, अब आपको 60 रुपए देने पड़ रहे हैं $1 के लिए. यानी डॉलर महंगा हो गया है. डॉलर क्या हो गया? महंगा हो गया है. डॉलर का वैल्यू बढ़ गया है और इंडियन रुपी का वैल्यू घट गया है. इस प्रोसेस को कहते हैं डीवैल्यूएशन. डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज. डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज. वहीं पे अगर ये 60 रुपए से, मान लो पहले था, ये पुराना वाला किस्सा, अभी नया किस्सा, $1 पहले 50 रुपए का था, अब $1 40 का हो गया है. यानी कि पहले हमें 50 रुपए देना पड़ता था $1 के लिए, अब कितना देना पड़ रहा है? किसका वैल्यू बढ़ा? रुपीस का वैल्यू बढ़ गया है. सर यहां तो वैल्यू घट रहा है. भाई प्राइस घट रहा है. पहले 50 रुपए देने पड़ते थे $1 के लिए, अब कितना देना पड़ रहा है? सिर्फ 40 रुपए देने पड़ रहे हैं. यानी कि पहले ज्यादा पैसे देने पड़ते थे, अब कम पैसे देने पड़ रहे हैं. इस चीज को हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ रुपीस. सर कौन करता था डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन? डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन दोनों कौन करता था? गवर्नमेंट. गवर्नमेंट करता था. सर डिवैल्यूएशन क्यों करेगा या रिवैल्यूएशन क्यों करेगा? जब देखो एक बात सुनो, $1 में अमेरिकन लोग को कितने का सामान मिल जाएगा? 50 रुपए का. यहां पे $1 में ऊपर में ज्यादा मिलेगा या नीचे में ज्यादा मिलेगा? अमेरिकन लोग के लिए नीचे में. अमेरिकन लोग को यहां पे ज्यादा मिलेगा. अमेरिकन लोग को अगर यहां ज्यादा मिलेगा तो अमेरिकन लोग यहां पे एक्सपोर्ट करना पसंद करेगा ना 50 रुपए में एक्सपोर्ट करना पसंद करेगा? 60 में एक्सपोर्ट करना पसंद करेगा. मतलब हमारे देश का एक्सपोर्ट जो है वो 60 रुपए में ज्यादा होगा. तो अगर हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना होता था तो हम अपनी करेंसी को डिवैल्यू करते थे ताकि बाहर देश वाले हमारा प्रोडक्ट ज्यादा खरीद सके और हमारा इंपोर्ट कम होगा, क्योंकि हमारे लिए बाहर का प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा. जो $1 का सामान के लिए मुझे पहले 50 रुपए देने पड़ते थे, वही $1 के सामान के लिए अब मुझे क्या देना पड़ रहा है? 60 रुपए. तो मैं इंपोर्ट को रोक सकता हूं, एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता हूं. वहीं पे अगर मुझे इंपोर्ट को बढ़ाना है और एक्सपोर्ट को घटाना है तो मैं क्या करूंगा? रिवैल्यूएशन करूंगा. समझ में आया? तो ये हथकंडा गवर्नमेंट अपनाती थी रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन का. एक चीज याद रखना, अगर मुद्राएं डॉलर में या कोई करेंसी में एक रेट डिसाइड होता है, इस सिस्टम को बोलते हैं पेगिंग. क्या बोलते हैं? पेगिंग. पेग्ड करते हैं इसको पेगिंग बोलते हैं जब डॉलर में होता है. गोल्ड वाले को डॉलर बोलते हैं लेकिन इसको पेगिंग बोलते हैं. गॉट इट? अब ब्रेटन वुड नॉट ब्रिटेन, इट्स ब्रेटन वुड सिस्टम को हम लोग पेगिंग भी कहते हैं. गॉट इट? दिस इज द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में जब गवर्नमेंट वैल्यू बढ़ाती है अपनी करेंसी का, यानी कि रेट कम करती है, कम पैसों में आपको डॉलर मिलने लगे, तो उस सिस्टम को बोलते हैं रिवैल्यूएशन. और जब वैल्यू अपनी करेंसी का घटाती है तो उसे बोलते हैं डिवैल्यूएशन. जब एक्सपोर्ट बढ़ाना होता है तो डिवैल्यू करा जाता है, जब एक्सपोर्ट को घटाना होता है तो रिवैल्यू करा जाता है. इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए भी रिवैल्यू करा जाता है, लेकिन इंपोर्ट को घटाने के लिए डिवैल्यू करा जाता है. ऑल दिस प्रोसेस आर डन बाय द गवर्नमेंट. दिस देयरफॉर दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड
एक्सचेंज रेट सिस्टम। बताइए समझ में आया? क्लियर है क्या है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम? शुड वी मूव अहेड? This was the first system, the fixed exchange rate system. Now we are moving on to the another system which is called flexible exchange rate system, and that system is being followed worldwide nowadays. पहले ज़माने में ये सिस्टम फॉलो होता था, बट बाद में मार्केट के ऊपर छोड़ दिया गया कि जिस कंट्री की करेंसी का डिमांड मार्केट में ज़्यादा होगा उस कंट्री की करेंसी का वैल्यू बढ़ेगा, जिस कंट्री की करेंसी का सप्लाई ज़्यादा होगा या डिमांड कम होगा उस करेंसी का वैल्यू घटेगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट सिस्टम आया हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। आइए उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। सो द नेक्स्ट सिस्टम इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इस सिस्टम में क्या हुआ? इस सिस्टम में ये हुआ कि गवर्नमेंट अपना रोल हटा ली। गवर्नमेंट अब अपना प्राइस तय नहीं करती थी। क्या होता था, अगर आप खुद डिसाइड करो किसी चीज़ का दाम, हो सकता है आप उसका दाम ओवर वैल्यू कर दो, या ये भी हो सकता है आप उसका दाम अंडर वैल्यू कर दो, कि जितना दाम होना चाहिए उससे आप कम दाम रखो, या ये भी हो सकता है जितना दाम होना चाहिए उससे आप बहुत ज़्यादा रखो। तो पर्सनल जजमेंट को हटाने के लिए और पर्सनल बायसनेस को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने और पूरे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस ने, वर्ल्ड बैंक ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग अब नया सिस्टम फॉलो करेंगे। वो नया सिस्टम था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें दो चीज़ों पे ध्यान दिया गया, पहला डिमांड और दूसरा सप्लाई। अब बात आती है डिमांड और सप्लाई क्या होता है। हम लोग सब जानते हैं, क्लास 11 में हम लोग पढ़ के आए हैं, डिमांड का मतलब किसी चीज़ को चाहना और सप्लाई का मतलब किसी चीज़ को बेचना। तो यहाँ पे डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये दोनों से डिसाइड होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या डिमांड, पहले हम लोग डिमांड को डिस्कस करते हैं। तो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कौन करता है? डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पहले। सो बेसिकली डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज कौन करता है? डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज किया जाता है फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा चीज करा जाता है ये टूरिज्म के लिए। अगर आप किसी देश में जाना चाहते हो तो वहाँ पे आपको उस देश की करेंसी लगेगी, तो आप उस लिए डिमांड करते हो। और किस लिए डिमांड करते हैं? अगर हमें यूनिलैटरल ट्रांसफ़र करना है, यानी कि मुझे गिफ्ट देना है, मेरा कोई फॉरेन में है, मेरा कोई क्या बोलते हैं उसको, फैमिली है और चाहने वाला है, या भाई है, दोस्त है, अगर वो फॉरेन में है तो मुझे फॉरेन में उसे गिफ्ट देना है, तो मैं उसको किस में दूंगा? फॉरेन करेंसी पहले डिमांड करूंगा, फिर उस करेंसी में उस देश का प्रोडक्ट खरीद के उसे दूंगा। या मैं उस करेंसी को अगर उसको देना चाहूँ एज अ कैश, तो भी मैं उस देश की करेंसी का रिक्वायरमेंट करूंगा। तो यूनिलैटरल ट्रांसफर के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंपनी, परचेज ऑफ फॉरेन एसेट्स। अगर आपको दूसरे देश में एसेट्स खरीदना है तब भी आप लोगों को बाहर के देश की करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद स्पेकुलेशन, लोग स्पेकुलेशन करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ये करेंसी का वैल्यू बाद में जाके बढ़ जाएगा, अभी से उसे खरीद के हम रख देते हैं, जब इसका वैल्यू बढ़ जाएगा तो हम इस करेंसी को क्या करेंगे? बेच देंगे और हमें प्रॉफिट हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्पेकुलेशन, ये जुआ है, ये भी होता है। तो इन 5 जगहों में फॉरेन करेंसी का डिमांड किया जाता है। अब हाँ जी, पर्सनल डिडंट गेट इट। तो जो सब जगह से करेंसी कलेक्ट करने का पागल हो ये चिल्लर चपाटी आदमी बात करता। वो कितना लेगा, वो कितना चाहिए उसको? वो गरीब लोग का बात गरीब लोग के साथ ही रखो, वो फालतू बात क्या बोल रहा है? उसको पर्स में रखने के लिए चाहिए, डिजाइनर दिखाएगा दोस्तों को, आई वेंट टू इंग्लैंड एंड गॉट दिस डॉलर। फालतू कौन कौन रखता है यहाँ पे? वो फालतू काम कौन कौन करता है? हाथ उठाओ। कोई ना कोई तो करता, तू करता है। कौन सा करेंसी है तेरे पास? कनाडा का है। हाँ, और अभी नेपाल का है, बांग्लादेश का है। सबको बोलता है अब कनाडा घूम के आया। नहीं, बुआ आई थी, हाँ देखी गई। अरे वाह। तो बेसिकली ये 5 जगहों पे, और भी बहुत सारी जगहें हैं, ये 5 जगहों पे फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है। तो सर फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट कब ज़्यादा होगी और कब कम होगी?
कब लोग फॉरेन एक्सचेंज को ज़्यादा चाहेंगे और कब कम चाहेंगे, इसको समझने के लिए मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ। देखो, $1 का दाम है ₹70। $1 का दाम कितना है? 70। तो मुझे, अगर मैं हूं इंडिया का निवासी, मैं डिमांड कर रहा हूं कहां की करेंसी? मैं डिमांड कर रहा हूं यूएसए की करेंसी। ये यूएसए है, ठीक है। ये क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो मुझे अमेरिका से एक आईफोन लेना है। क्या लेना है मुझे वहां से? सिर्फ किस तरफ पड़ा रहता है इसका? इस साइड ना, ठीक है। मुझे आईफोन चाहिए। क्या चाहिए? आईफोन। इस आईफोन का दाम अमेरिका में कितना डॉलर है? $1000। इफ आई वॉन्ट टू बाई दिस, ये है लड़का जिसे बाई करना है, ये योगेश नाम का लड़का है। क्या नाम है इसका? योगेश। इसे बाई करना है अमेरिका से आईफोन। अब आप मेरे को बताओ, ये कितना रुपया देगा जो इसे $1000 का फोन मिलेगा? 70,000। इसको देना पड़ेगा 70,000 रुपए। सर क्यों 70,000 रुपया? क्योंकि $1 का दाम है 70 रुपीज। तो दिस पर्सन नीड्स टू पे 70,000 रुपीज टू गेट $1,000 so that he can buy the iPhone at $1 $1,000। $1,000 में अगर उसे खरीदना है फोन तो उसे कितना देना पड़ रहा है? 70,000 रुपए। अब सेकेंड केस, अगर $1 हो जाए 60 रुपए का, कितने का हो जाए? 60 रुपए का। अब सेम इंसान को सेम $1000 का फोन खरीदने के लिए कितना रुपया देना पड़ रहा है? इसे देना पड़ रहा है 60,000 रुपीज। अब मेरे को बताओ, ये कब खुश होगा? 60,000 में खुश होगा या 70,000 में खुश होगा? इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। 60,000 रुपए में, देख रहे हो इसकी खुशी का, योगेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। कितने रुपए में? 60,000 रुपए में, क्योंकि इसे ये फोन सस्ते में मिल रहा है। ये बताओ कब ज्यादा डिमांड करेगा फॉरेन चीज का? 70 रुपए में या 60 रुपए में? 60 रुपए में। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जितना कम होगा, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज उतना बढ़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट हैज कौन सा रिलेशन? इट हैज अ inverse relation, therefore the demand curve is downward sloping। जैसे जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट घटता रहेगा वैसे वैसे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता रहेगा। तो therefore the demand for foreign exchange will increase with fall in its price, fall in its rate, and the demand for foreign exchange decrease with rise in its rate। Got it? There is an inverse relationship between foreign exchange rate and demand for foreign exchange। समझ में आया? तो डिमांड कैसे होता है। अब मूव करते हैं हम लोग सप्लाई के तरफ। किसके तरफ? सप्लाई। सप्लाई कौन करता है फॉरेन एक्सचेंज का? सप्लाई करते हैं उस देश के निवासी, वो देश के लोग जो हैं, हम वो जब बिक्री करते हैं। जैसे मान लो मैं इंटरनेशनल मार्केट से मुझे फॉरेन एक्सचेंज चाहिए तो मैं डिमांड कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे उसको हमारी कंट्री की करेंसी चाहिए तो वो अपनी करेंसी देगा और हमारी करेंसी लेगा। यानी कि वो जब देगा तो वो सप्लाई हो जाएगा। गॉट इट? तो सप्लाई करने वाला कौन होगा? अमेरिकन। डिमांड करने वाला कौन होगा? इंडियन। डॉलर का डिमांड अमेरिका को छोड़ के बाकी सब लोग करेंगे और डॉलर का सप्लाई सिर्फ और सिर्फ अमेरिका करेगा। तो सप्लाई में क्या रूल है, आइए उसे भी देख लेते हैं एक बार। तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कहां से आती है, कौन सप्लाई करता है और क्यों सप्लाई करता है। तो सबसे पहला सप्लाई आता है एक्सपोर्ट से। अगर हम अमेरिका में गुड्स को एक्सपोर्ट करें तो वहां से हमारे देश में क्या आएगा? डॉलर।
या इंटरनेशनल मार्केट में क्या आएगा, डॉलर। फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में या इंटरनेशनल मार्केट में आएगा। और दूसरा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर वो लोग, मतलब वो देश के लोग, अमेरिका के लोग, अगर किसी देश में वो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें अपना करेंसी दे के ये देश की करेंसी लेनी पड़ेगी जिस देश में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। थर्ड, रेमिटेंस, यानी कि यूनिलैटरल ट्रांसफर करने के लिए, पेमेंट करने के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे दूसरे देश के, तो जब दूसरे देश के पैसे आप लोगे तो अपने देश की करेंसी को मार्केट में सप्लाई करोगे। चौथा, स्पेकुलेशन के लिए भी लोग अपनी करेंसी को देते हैं ताकि दूसरी करेंसी को ले सकें। तो ये 4 जगहों में सप्लाई होता है। देखो सेम चीज है, डिमांड में जहां लग रहा है पैसा वो सप्लाई भी हो रहा है, क्योंकि अगर आप डिमांड कर रहे हो और ले रहे हो तो अपनी करेंसी को तो आप सप्लाई कर रहे हो ना। हमारे नजरिए से वो डिमांड है, आपके नजरिए से आप दूसरी करेंसी को डिमांड कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी करेंसी भी तो सप्लाई कर रहे हो। तो ये 4 कारण है जिनकी वजह से सप्लाई होता है। अब सप्लाई कब ज्यादा होगा कब कम होगा, आइए इसे एक बार डिस्कस कर लें। देखो ध्यान से देखना, फिर से एग्जांपल लेता हूं मैं। सप्लाई करने वाला कौन है, दूसरा कंट्री इस बार कोई और ले लें या वही कंट्री रखें, जापान का नक्शा, ठीक है जापान ले लेते हैं। जापान का करेंसी क्या है, येन है, ये वाला येन है ना, ये वाला येन है ना, और एक लाइन होता है, ये वाला येन है, ठीक है कार्टून है ना तुम, ये वाला रहता है या नहीं रहता, जल्दी बता। ये रहता है। अच्छा चाइना का क्या है सिंबल, उन लोगों का भी सिंबल यही वाला है मेरे ख्याल से। ठीक है हटाओ छोड़ो, ये रिस्क हम बच्चों पे ले रहे हैं कि मेरे को पता नहीं है कि जापानीज येन का सिंबल कैसा होता है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये सिंबल होता है, ठीक है ना, हम अज्यूम कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर कुछ और होगा तो आप उसको चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। तो जापान का क्या है, येन। और दूसरा देश कौन सा है, मेरा भारत 100 में से 99 है ईमानदार, तो ये हमारा भारत है। अब जापानीज को अगर इंडिया से कुछ लेना है तो उसे क्या देना होगा, येन देना होगा। अब आप एक बात बताओ मेरे को, इंडिया में एक प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है, इंडिया का मसाला लेना है, उसे क्या लेना है, इंडिया का मसाला, स्पाइसेस। ये स्पाइसेस है, इंडियन स्पाइसेस। इंडियन स्पाइसेस इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड हैं। मिडिल ईस्ट में इंडियन स्पाइसेस बहुत चलती हैं। तो ये मिडिल ईस्ट में नहीं है, लेकिन ये एक कंट्री है, बाहर की कंट्री, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से क्या, स्पाइसेस। अब हम मान लेते हैं इस स्पाइसेस की कीमत है 4200 रुपीज़। कितना दाम है इंडिया में, 4200, यानी 4200 रुपये इसका दाम है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए एक येन का प्राइस है 70 रुपीज़। कितना प्राइस है, 70 रुपीज़। तो ये जो, अरे गरीब छोड़ना, ये जापानी आदमी है, ठीक है ना, ये जापानी आदमी है, इससे इंडिया से ये मसाले मंगवाने हैं, तो इसे कितना येन देना पड़ेगा बताओ। एक येन 70 रुपए का है, तो ये कितना येन देगा, ये देगा 4200 डिवाइडेड बाई 70, यानी कि 60 येन्स देगा। ये कितना येन्स देगा, 60 येन्स। समझ में आई बात। वहीं पे अगर एक येन, ध्यान से देखना है इस चीज को, समझ में नहीं आएगा एकदम, एक येन हो गया मान लो 60 रुपए का। कितने का हो गया, 60 रुपए का। तो अब इस इंसान को कितना रुपया देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा येन 4200 डिवाइडेड बाई 60, दैट इज 70 येन। बताओ इसको कौन सा पसंद आएगा, सेम सामान 60 येन में खरीदना या 70 येन में खरीदना। ये 60 येन में खरीदेगा योगेश नालायक। कितने में खरीदेगा, 60 येन इसको पसंद आएगा। तो जब 70 रुपए होगा येन का प्राइस, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट जितना महंगा होगा वहां से सप्लाई उतना ज्यादा आएगा, क्योंकि उनके लिए इंडियन प्रोडक्ट्स सस्ता हो गया है। अगर उनकी करेंसी महंगी हो जाए तो उनके लिए इंडियन प्रोडक्ट्स क्या हो जाएगा,
सस्ता हो जाएगा और वो ज्यादा डिमांड करेंगे। यहाँ पे उन्हें 70 रुपए देने पड़ रहे थे, यहाँ पे वो शौक में आ जाएगा और यहाँ पे वो जो है बड़ा खुश हो जाएगा, क्योंकि उसे यहाँ पे देखो ये उदास है, उदास बना देते हैं, रो रहा है, ये रो रहा है, क्यों? इसे ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं और यहाँ पे इसे कम पैसे देने पड़ रहे हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट जितना ज्यादा होगा सप्लाई उतना ज्यादा होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट जितना कम होगा सप्लाई उतना कम होगा। तो सप्लाई कर्व कैसा होगा? अगर ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है वाई एक्सिस में और यहाँ पे है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगा, शोइंग अ डायरेक्ट रिलेशन। कौन सा रिलेशन? डायरेक्ट। ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशन। सप्लाई कर्व ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। तो सर मार्केट रेट डिसाइड कैसे होता है? मार्केट रेट डिसाइड होता है इस तरीके से, यह है फॉरेन एक्सचेंज रेट। जितना कम होगा डिमांड उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना सप्लाई ज्यादा होगा। जहां पे दोनों मीट करेंगे उस पॉइंट को बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर इससे ऊपर वाला रेट रहे, जैसे R1 है, तो यहां पे एक्सेस सप्लाई की वजह से रेट कम हो जाएगा, और अगर रेट इससे नीचे रहे, R0 में रहे, तो एक्सेस डिमांड के वजह से रेट ऊपर चला जाएगा और रेट हमेशा कितना रहने वाला है? R, जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या है? सेम है। तो इन दिस वे द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में इस तरीके से रेट डिटरमाइन होता है। इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स हैं, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, वो टॉपिक है। मैं आप लोग को एक हिंट दे देता हूं। जिस तरीके से ये देख रहे हो आप लोग यहाँ पे, यहाँ बताओ किसका वैल्यू बढ़ा? 70 से 60 हुआ है, वैल्यू किसका बढ़ा? रुपीस का। इसे कहा जाएगा एप्रिसिएशन। है सर, ये तो रिवैल्यूएशन आपने पढ़ाया था। हाँ, रिवैल्यूएशन था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में। सेम चीज को फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में कहा जाता है एप्रिसिएशन। रिवैल्यूएशन करा जाता है, एप्रिसिएशन अपने आप होता है। उसी तरीके से अगर वैल्यू 60 से 70 हो जाए, अगर आप इस नजरिए से देख रहे हो तो एप्रिसिएशन, अगर आप इस नजरिए से देख रहे हो तो वो कहलाएगा डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज। वो था एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज, ये है डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज। यहीं पे अगर ये एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज है तो ये डेप्रिसिएशन ऑफ येन है। अगर ये डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज है तो ये एप्रिसिएशन ऑफ येन है। तो गॉट इट? क्या है सिस्टम? इसके बारे में डिस्कशन और जो है मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। आज की क्लास में यहीं एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।